हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में जो संबंध था उसका निगमन हमने आप लोगों को उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए बताया था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग इस पाठ की कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए हम लोग सीधा हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। और आज की जो हमारी पहली हेडिंग है वो है वस्तु। हेडिंग का नाम क्या है बच्चों? वस्तु, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये जो वस्तु है ये क्या होती है इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो वस्तु हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो वस्तु है वो ये केवल प्रकाशिक यंत्रों के लिए हम यहाँ इसकी परिभाषा देंगे, किसी अन्य ऑब्जेक्ट से इसकी तुलना मत कीजिएगा। ठीक है, तो प्रकाश के संदर्भ में किस प्रकार से हम लोग वस्तु को डिफाइन कर सकते हैं उसको हम लोग बताने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, कोई भी दर्पण है, मान लेते हैं ये कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हो गया कोई आपका अवतल दर्पण। आप लोगों को पीछे बताया गया किस तरीके से दर्पण बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने इस हेडिंग को नहीं देखा है तो आप लोग पिछले वीडियो लेक्चर्स को देखकर इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें दो प्रकार की कंडीशंस होती हैं। एक पॉइंट ऐसा होता है जहां से प्रकाश की किरणें जाती हैं, इस तरीके से इस पर आपतित होती हैं। अभी किस तरीके से प्रकाश की किरण जाएगी और कहाँ से किस प्रकार की किरणों का प्रकाश का परावर्तन होगा किस दर्पण से, उसको हम लोग इसी हेडिंग के बाद अभी बताते हैं। ठीक है, ये समझने का प्रयास किया जाएगा भी किस प्रकार से प्रकाश की किरणें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती हैं किसी भी दर्पण के माध्यम से। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट था, यहाँ से प्रकाश की किरणें गई, ये जा रही हैं। जाने के पश्चात तो कुछ इस प्रकार से मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अभी हमने आपको बताया कि ये किस प्रकार से परावर्तन हो रहा है, इसको भी हम लोग आप थोड़ी ही देर में सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। और कुछ प्रकाश की किरणें ऐसे भी गई। ठीक है, इस तरीके से ये प्रकाश की किरणें मान लीजिए जा रही हैं और यहाँ से इनका परावर्तन हो जा रहा है, फिर से वापस आ जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कोई एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही थी और जाने के पश्चात इनका परावर्तन हो रहा था और परावर्तन होने के पश्चात ये एक दूसरे को किसी एक निश्चित बिंदु पर काट रही थी। ठीक है, तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं जिस बिंदु से होकर के जाएंगी, यानी कि जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें किसी भी गोली दर्पण पर, वो चाहे अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए ये परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, कोई भी गोली दर्पण हो, प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से किसी भी दर्पण पर आपतित होती हैं उसी बिंदु को हम लोग वस्तु कहते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रकाश की किरणें किसी भी बिंदु से, जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें किसी भी गोली दर्पण पर आपतित होती हैं उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वस्तु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो अगली परिभाषा होती है वो आती है प्रतिबिंब। क्या आता है बच्चों? प्रतिबिंब, जिसको आप लोग इमेज कहते हैं। ठीक है, इमेज। इमेज क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रकाश की किरणें हैं किसी भी वस्तु से होकर के प्रकाश की किरणें जाती हैं और दर्पण पर, कोई भी गोली दर्पण होगा उस पर आपतित होंगी और आपतित होने के पश्चात जब ये परावर्तित होती हैं तो ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं। कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलेंगी, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, दो प्रकार की कंडीशन होती है। प्रकाश की किरणें किसी भी बिंदु पर मिल सकती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत हो सकती हैं। ठीक है, तो जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वही जो बिंदु है, उसी बिंदु से हम लोग मुख्य अक्ष पर अभिलंब डाल देते हैं या मुख्य अक्ष को मिला देते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। और ये हमारा जो प्रतिबिंब है
दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब, जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब ये क्या होता है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। अगर प्रकाश की किरणें, वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होंगी, दर्पण पर जब आपतित होंगी, आपतन के बाद इनका परावर्तन होगा। अगर किसी एक बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होंगी तो उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और किसी बिंदु पर अगर मिलती हुई प्रतीत होंगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब, अगर प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिल रही हैं तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर किसी भी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है प्रकाश की किरणें तो उसको हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी भी इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, आप लोग लिखते हुए नोट करते हुए भी चल सकते हैं। किसी भी मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें किसी भी दर्पण पर आपतित होती हैं, उस निश्चित बिंदु को हम लोग वस्तु कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे प्रकाश की किरणें आती हैं उसको हम लोग वस्तु कहते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों? किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है? और प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है। पहला हमने आपको बताया वास्तविक प्रतिबिंब। ऐसा प्रतिबिंब या किसी भी दर्पण से जो प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होंगी और आपतन के बाद जब इनका परावर्तन होगा तो ये हो सकता है किसी एक बिंदु पर मिलती हो। ठीक है ना? अगर किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं तो जैसे यहाँ ऊपर की कंडीशन में देख रहे हैं, अगर मिलेंगी तो उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अगर मिलती हुई प्रतीत होंगी, जहाँ पे प्रतीत होने वाली कंडीशन आएगी वहाँ पे इस तरीके से डॉट 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 करके बनाया जाएगा। अभी थोड़ा सा आगे वेट करिए, अभी हम उसको आपको बताते हैं। सब अलग अलग दशाओं में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाने हैं, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। तो इस प्रकार से अगर मिलती हुई प्रतीत होंगी तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है? इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आगे की जो हमारी हेडिंग है उसको देखने का प्रयास करेंगे और उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है हेडिंग। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है गोली दर्पण से परावर्तन के किरण आरेख। क्या है? गोलीय दर्पण से परावर्तन के किरण आरेख। इसी को आप लोग ध्यान से समझ लेंगे तो जो विभिन्न दशाओं में आपको प्रतिबिंब बनाने सिखाए जाएंगे वो आप लोग स्वयं भी बना सकेंगे। ठीक है? कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि किसी भी गोली दर्पण, वो चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, दोनों प्रकार के दर्पणों से किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं यही हम लोगों को सीखना है। ठीक है? तो आइए देखते हैं। पहली कंडीशन हमारी होती है, किसी भी गोली दर्पण की बात करें अगर हम लोग, जैसे मान लेते हैं अवतल दर्पण है, ठीक है, या फिर कौन सा दर्पण है बच्चों? उत्तल दर्पण है। दोनों के लिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और इसको बनाते हुए भी आप लोग चलेंगे। जो हिंदी हम यहाँ से आपको बताएंगे वो आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हिंदी लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाने से आप लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। ठीक है? तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको, ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास किया जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला नियम होता है, कोई भी दर्पण हो, कोई भी गोली दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है अवतल दर्पण और ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण है।
दोनों प्रकार के दर्पणों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो नियम होता है किसी भी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, इस तरीके से किसी भी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या फिर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, इसी में आप लोग आभासी और वास्तविक दोनों को समझ सकते हैं, इसलिए इसको हम एक साथ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये जो रेखा होती है जो कि ध्रुव से होकर जाती है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये आपका होता है पोल, ध्रुव होता है, बीचों बीच वाला पॉइंट ये भी पोल है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं इसका फोकस इधर होता है। ठीक है, तो ये मुख्य फोकस से होकर सीधे चली जाएंगी। ठीक है, ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण में जो इसका मुख्य फोकस होता है वो दाईं ओर होता है, इसलिए ये प्रकाश की किरणें आएंगी इस तरीके से वापस चली जाएंगी, लेकिन जब हम लोग इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, चूंकि ये दर्पण है, दर्पण में प्रकाश की किरणें पीछे यानी कि दर्पण के पीछे प्रकाश की किरण नहीं जाती है। अगर दर्पण के पीछे प्रकाश की किरण नहीं जा रही बच्चों तो क्या होगा, हम लोग इसको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पे आभास करेंगे। आभास करने का मतलब सिर्फ यही इतना है कि प्रकाश की किरणें वास्तव में वहां नहीं जाएंगी, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसा मानेंगे या प्रतीत होंगी कि प्रकाश किरणें ऐसी जा सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आ रही है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है, मुख्य फोकस से। ठीक है, यही हमारा पहला नियम है कि किसी भी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो या तो फोकस से होकर जाएंगी या तो जाती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, जिसमें जाती हुई प्रतीत होती हैं उसको हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। इस तरीके से यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा इसको हम लोग कहेंगे आभासी प्रतिबिंब है, और यहाँ पे जो बनेगा, आभासी का मतलब हम लोग केवल आभास कर सकते हैं, वास्तव में ऐसा कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो अवतल दर्पण है इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। उसके बाद हमारी जो दूसरी कंडीशन होती है वो होती है मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश की किरणों को हम लोग देख लिए हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे देख लेते हैं, इसी का अपोजिट देख लेते हैं, इसी का व्युत्क्रम देखते हैं। ये कोई है अवतल दर्पण, ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया इसका मुख्य फोकस, ध्यान दीजिएगा इसका मुख्य फोकस हो गया। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। मुख्य फोकस से कोई प्रकाश की किरण अगर हम लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके से कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आ रही है, ठीक है, अगर मुख्य फोकस से कोई प्रकाश की किरण आती है और दर्पण पर आपतित होती है तो आपतित होने के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, ये नियम है दूसरा, गोली दर्पण के फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, या फिर अभी दूसरी भी कंडीशन देखेंगे, उत्तल दर्पण के लिए फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, पहला रूल हमने आपको बताया था कि समांतर जो प्रकाश की किरणें आएंगी फोकस से होकर जाएंगी या जाती हुई प्रतीत होंगी। दूसरा रूल हमने आप लोगों को बताया इसी का अपोजिट है, अगर समांतर आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, अब यहाँ पे फोकस से आ रही हैं तो समांतर हो जाएंगी, या फिर दूसरी कंडीशन, यही दूसरी कंडीशन हम लोग उत्तल दर्पण के लिए भी देख सकते हैं। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका फोकस बना लेते हैं और फोकस की ओर प्रकाश की किरणों को लाने का प्रयास करते हैं, और ये परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये जो तीर लग रही है इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपतित किरण है, मतलब आने वाली किरण है, और ये परावर्तित किरण है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको सेकेंड रूल बताया कि गोली दर्पण के मुख्य फोकस से आने वाली या फिर मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है ना। तो 2 रूल अभी आपके हो चुके हैं, एक और बचा है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो यहीं पे हम इसको भी बना देते हैं। थर्ड रूल ऊपर इरेज कर देते हैं, नहीं तो क्लियर नहीं दिखेगा। देखिएगा ध्यान से, आप लोग समझिएगा। तीसरा नियम हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ये जो नियम है ये किसी भी दर्पण, किसी भी गोली दर्पण के द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं वही हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए थर्ड रूल क्या होता है। तीसरा नियम है आपका, कोई भी इस तरीके का दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो सकता है, अब वो चाहे अवतल हो या फिर कौन सा हो, उत्तल हो। ठीक है, तो नियम यहाँ पे हम लोगों को सीखना है। कोई भी प्रकाश की किरण अगर यहाँ पे वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, वक्रता केंद्र से होकर अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो जिस मार्ग से प्रकाश की किरण आएगी और जब इसका दर्पण से परावर्तन हो जाएगा तो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। कहने का मतलब ये है, किसी भी, ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि वक्रता केंद्र है। ठीक है, वक्रता केंद्र किसी भी गोली दर्पण के, ये दर्पण जो आपका है वो अवतल दर्पण है। ठीक है बच्चों, तो अवतल दर्पण या किसी भी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। या ऐसे हम लोग यहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए भी देख सकते हैं। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, उत्तल दर्पण है ये, और इसका होगा यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही थी, मान लेते हैं। ठीक है, सी की ओर आती हुई प्रतीत हो रही थी, और जब सी की ओर प्रकाश की किरण ये आती हुई प्रतीत हो रही थी तो क्या होगा, दर्पण पर पड़ेगी और पड़ने के पश्चात यानी कि आपतित होगी, और आपतित होने के पश्चात जब इसका परावर्तन होगा तो ये क्या हो जाएगी, पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो 3 रूल हमने आप लोगों को बताया। पहला हमने आप लोगों को बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी वो सभी फोकस से होकर चली जाएंगी। सेकेंड रूल हमने आप लोगों को बताया, जो भी फोकस से प्रकाश की किरणें आएंगी वो समांतर हो जाएंगी। और थर्ड रूल हमने आप लोगों को बताया कि वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाएंगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग इसको इरेज करते हैं। उसके बाद हम लोग इसी पर बेस्ड, इन सभी पर आधारित कुछ प्रतिबिंब बनाने के जो नियम अभी हमने आप लोगों को बताए, ये गोली दर्पणों से संबंधित परावर्तन के जो किरण आरेख हमने आपको बताए हैं, इन्हीं का उपयोग करके हम लोग दोनों दर्पण के लिए, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं इसको सीख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लिखिएगा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब किस तरीके से प्रतिबिंब बनेंगे इसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। पहली हेडिंग है, जब वस्तु अनंत पर हो। ये आपसे पूछता है इसलिए आपको बताया जा रहा है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से समझते हुए चलेंगे। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस स्थान पर बनेगा, जबकि वस्तु अनंत पर स्थित हो। वस्तु कहीं पर कोई भी कंडीशन दे सकता है, P और F के बीच स्थित हो। विभिन्न बिंदुओं को लिख करके आपसे प्रतिबिंब की स्थितियां पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम लोग अवतल दर्पण सबसे पहले बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे बना लेना है, यहाँ बनाते हैं चित्र बगल में। ये है आपका अवतल दर्पण।
ध्यान से समझते हुए चलिएगा। जो प्रतिबिंब बनाने के नियम हमने आपको बताए हैं उन्हीं पर आधारित है। ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। और ये आप लोग जानते हैं अवतल दर्पण का होता है क्या, पोल, ध्रुव होता है, ठीक है। और जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि अनंत से जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं वो समांतर आती हैं। कहीं से भी ला सकते हैं आप इस तरीके से, मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी प्रकाश की किरणें आएंगी वो सभी क्या होंगी, अनंत से आती हैं, ठीक है। ये जो प्रकाश की किरणें आएंगी हमने आप लोगों को बताया था, समांतर वाली जो किरण आती है वो कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो इसको फोकस से होकर गुजार लीजिए, यहाँ कहीं पे इसका फोकस होगा तो यहाँ से गुजारेंगे, ठीक है। तो ये हो गई ये परावर्तित किरणें, ठीक है। और परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही हैं, हमने आप लोगों को बताया था कि जो परावर्तित किरणें हैं जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो ये आपका प्रतिबिंब हो गया है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। तथा यह किस प्रकार से होता है, देखिए बच्चों, तथा यह वास्तविक प्रकाश की किरणें मिल रही हैं इसलिए वास्तविक हैं, ठीक है। मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही बल्कि मिल रही हैं। परावर्तन के पश्चात वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा अत्यधिक छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा तथा अत्यधिक छोटा होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको हमने लिख दिया है, नेक्स्ट टाइम से आपको बता दिया जाएगा या शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे या आप लोग इसको अपनी कॉपी पे भी लिखते हुए चलिएगा। हमने आपको बताया जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस बिंदु पर बनता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जो प्रतिबिंब है ये कहाँ पे बन रहा है, देख रहे होंगे, फोकस पर बनता है। और यह किस प्रकार से होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा अत्यधिक छोटा, या ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं बिंदु आकार का होता है, ठीक है ना। तो अत्यधिक छोटा या फिर क्या होता है, बिंदु आकार का होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, वक्रता केंद्र से दूर स्थित हो, ठीक है। तो आइए बना लेते हैं। ये आपका है अवतल दर्पण, ठीक है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण और यहाँ कहीं पे आपका हो गया, यहाँ कहीं पे हो गया आपका F, ठीक है। और इतनी ही दूरी पर यहाँ कहीं हो जाएगा C और ये आपका हो जाएगा P। वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर हमने क्या करना है, वस्तु को रखना है। यहाँ कहीं पर रख देते हैं हम लोग वस्तु O डैश, ठीक है ना। ये प्रकाश की किरणें सबसे पहले क्या होंगी, सबसे पहले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। और हम लोग जानते हैं जो भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो कहाँ से होकर जाती हैं बच्चों, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि कुछ प्रकाश की किरणें ऐसी होती हैं जो कि कहाँ से जाती हैं, C से जो होकर प्रकाश की किरणें जाती हैं वो बिना अपने मार्ग से विचलित हुए पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया हमने, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश की किरणों को आपतित कराया अवतल दर्पण पर और परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से चली गई, फोकस से होकर चली गई है। उसके बाद क्या किया हमने बच्चों, ये जो C था यानी कि वक्रता केंद्र था, यहाँ से हमने प्रकाश की किरणों को आपतित कराया
ठीक है, गुजारा। और जब प्रकाश की किरणें सी से जो होकर जाती हैं, हमने थर्ड रूल आपको बताया था, वहां से जो प्रकाश की किरणें जाएंगी वो क्या होंगी, पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आएंगी। और दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं से हम लोग मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं, वही आपका क्या हो जाता है, प्रतिबिंब हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि जब वो वस्तु कहाँ पर स्थित हो, वक्रता केंद्र सी से दूर स्थित अगर हो रही है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, देखिए जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब किसके किसके बीच बनता है, C और F के बीच बनता है। प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य बनता है तथा यह कैसा होता है बच्चों, वास्तविक होता है। देख रहे होंगे प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, प्रतीत नहीं हो रही बल्कि वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक होता है। ठीक है, वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं इसकी नोक यहाँ पे बच्चों ऊपर की तरफ है, इसकी नोक ऊपर की तरफ है और इसकी नोक क्या है, नीचे की तरफ है। कहने का मतलब ये ऐसा है अगर, तो प्रतिबिंब हमें इस तरीके से दिख रहा है, कहने का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ किस तरीके से हम लोग नोक बनाएंगे इसको ध्यान दीजिएगा। इसका जो सिर है, सिर इसको हेड कहते हैं, इसको टेल भी कह सकते हैं, या ऊपरी सिरा इसका निचला सिरा, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। जहाँ पे दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटेंगी, काटने का मतलब है परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं पे उसकी नोक हो जाएगी। कोई भी प्रतिबिंब अगर हम लोग बना रहे हैं तो दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहाँ पे विच्छेदित करेंगी यानी कि काटेंगी, वहीं पे हमें क्या करना है, इस तरीके से इसका सिर बना लेना है। ठीक है, मतलब इसकी नोक बना लेनी है, उसी की तरफ उसका ऊपरी भाग हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से सीधा मुख्य अक्ष पर लंब गिरा देना है, ये आपका हो जाएगा क्या, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो दूसरी कंडीशन हमने आपको बताया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी से दूर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलेगा, उसका प्रतिबिंब हमें सी और एफ के बीच बनेगा मिलेगा, और ये जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक छोटा और उल्टा होता है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। तीसरी जो हमारी अवस्था है इसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी हमने सी से दूर किया था, अब इसको हम लोग सी पर लाएंगे। कहने का मतलब थर्ड कंडीशन विल बी क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक है ना, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। आइए देख लेते हैं क्या कंडीशन बनेगी इसकी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक अवतल दर्पण। छोटा बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक आप लोगों को समझा जा सके एक साथ में। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये इसका हो गया ध्रुव। ठीक है, उसके बाद आपका होता है फोकस, मुख्य फोकस, और उसके बाद यहाँ कहीं पे आपका सी होता है। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, प्रकाश की किरणों को वस्तु को हमें सी पर ही रखना है। यहाँ पर रख देंगे वस्तु ओ डैश। ठीक है, फर्स्ट रूल आप लोग याद करिएगा, हमने आपको बताया था जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो क्या होती हैं, फोकस से होकर लौट आती हैं। ध्यान दीजिए, जो भी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, वो फोकस से होकर लौट आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसी प्रकाश की किरणें होंगी जो फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, सेकेंड रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। जो प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाएंगी वो क्या होती हैं बच्चों, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे लौट आती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट आती हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया जो प्रकाश की किरण समांतर जाएगी वो फोकस से होकर चली आएगी, और जो फोकस से होकर जाएगी वो समांतर चली आएगी। पहला और दूसरा नियम हमने इसमें लगाया है, आप लोग देख भी सकते हैं, अगर नोट किए होंगे अपने नोट्स में भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था बच्चों, जब दो परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटेंगी तो यहीं से हमें क्या करना है, मुख्य अक्ष को मिला देना है,
और यहीं पर इसका सिर बना लेना है। ठीक है, कहने का मतलब इसकी जो नोक है वहां पे बना लेंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। आई डैश। देख रहे होंगे जहां पे वस्तु रखी थी वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है। कहने का मतलब प्रतिबिंब कहां पर बनता है, प्रतिबिंब आपका बनता है सी पर। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब आपका सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसा है, देखिए वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और नोक इसकी देख रहे हैं ऊपर की ओर है। ठीक है, और इसकी नोक नीचे की तरफ है, कहने का मतलब उल्टा है। ठीक है, और जितना आकार इसका है वही उतना आकार इसका भी है, कहने का मतलब समान आकार का होता है, यानी कि वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, तो 3 कंडीशन अभी तक हमने आपको बताया। और तीसरी कंडीशन हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो क्या होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और ये जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और उतने ही आकार का, यानी कि उतनी ही साइज का होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 4th कंडीशन पे आगे बढ़ेंगे। चौथी कंडीशन, इसको भी थोड़ा और आगे खिसकाना है। कहने का मतलब प्रतिबिंब को सी और एफ के बीच स्थित करना है, सॉरी वस्तु को। जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य स्थित हो। आइए देख लेते हैं क्या कंडीशन बनेगी। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक अवतल दर्पण। ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका कोई अवतल दर्पण। ठीक है ना, अवतल दर्पण तैयार है। उसके बाद यहाँ कहीं पे आपका हो जाएगा ध्रुव। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा फोकस, और यहाँ हो जाएगा आपका सी, यानी कि वक्रता केंद्र। इस बार हमें वस्तु जो ओ डैश रखनी है वो सी और एफ के बीच में रखना है। तो यहाँ कहीं पर रख देते हैं सी और एफ के मध्य में कोई वस्तु, जिसका हम लोग नाम रख देते हैं ओ डैश। कुछ भी रख सकते हैं आप लोग, ए भी रख सकते हैं, ठीक है, या ओ डैश रख सकते हैं। सबसे पहला रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और पहले रूल में हम लोग जानते हैं सबसे पहले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, और समांतर जाने वाली जो किरणें हैं वो कहाँ जाती हैं बच्चों, फोकस से होकर लौट आती हैं। ध्यान दीजिएगा, समांतर जाने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो फोकस से होकर के चली आएंगी, यानी कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से लौट आएंगी। उसके बाद कुछ प्रकाश की किरणें ऐसी भी होंगी जो फोकस से होकर जाएंगी, है ना, फोकस से होकर जाएंगी। और फोकस से जाने वाली जो किरणें हैं हम लोग जानते हैं कहाँ से लौटती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर के ये भी लौट आती हैं। ठीक है, और ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, देख रहे होंगे। और जब एक दूसरे को यहाँ प्रकाश की किरणें परावर्तन पश्चात मिल रही हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ से लंब गिरा देना है। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, आई डैश। और यहाँ पे देख रहे हैं प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब सी से दूर बन रहा है। ठीक है, और कैसा है देख लीजिए, इसकी नोक ऊपर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ है। कहने का मतलब सबसे पहले तो वास्तविक है, वास्तविक है, उसके बाद उल्टा है। ठीक है, और वस्तु से बड़ा होता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है ना, अभी तक आप लोग 4 कंडीशन देख चुके हैं, जिसमें हमने आप लोगों को किस तरीके से अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है उसको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, इसको इरेज करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे चलेंगे। इसमें कुल मिलाकर 6 कंडीशन हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना, उसमें आपकी 2 कंडीशन है। कुल मिला के आपको 8 कंडीशन याद रखनी है गोली दर्पण के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं 5th रूल, और यहाँ पे यही खिसकाना है, थोड़ा सा और लेके आएंगे आगे, यह पर रखेंगे। कहने का मतलब जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, ठीक है ना,
जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होगी तो क्या कंडीशन बनेगी, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक अवतल दर्पण। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा मुख्य फोकस और ये आपका हो जाएगा सी, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले एक वस्तु रखना है बच्चों, इसका नाम है ओ डैश, ठीक है। ए भी रख सकते हैं, ओ डैश रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, वही पहला रूल लगाना है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरणों को लेके आना है और इन्हें क्या करना है, मुख्य फोकस से होकर गुजार देना है, ठीक है। मुख्य फोकस से होकर के इस तरीके से गुजार देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाशीय किरणें आती हैं वो कहाँ से जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग रूल जानते हैं बच्चों कि कुछ प्रकाशीय किरणें ऐसी भी होती हैं, कुछ प्रकाशीय किरणें ऐसी भी होती हैं जो सी से होकर आती हैं, है ना, सी से होकर आती हैं और जिस तरीके से आती हैं उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती हैं, ठीक है ना। हमने आपको बताया कि जो प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी वो क्या हुआ, जो प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी वो एफ से होकर लौट आई। उसके बाद जो प्रकाशीय किरण सी से होकर जा रही थी वो पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों जो प्रकाशीय किरणें हैं एक दूसरे के समांतर हैं, है ना। दोनों जो प्रकाशीय किरणें हैं एक दूसरे के समांतर हैं और समांतर प्रकाशीय किरणें कहीं पे भी काटती नहीं है, ठीक है। तो ये एक अपवाद की कंडीशन यानी कि अपवाद की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जरा समझिएगा ध्यान से। जो प्रकाशीय किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रतिबिंब है वो हम लोग ऐसा मानेंगे कि कहाँ पे बनेगा बच्चों, अनंत पर बनेगा, ठीक है, अनंत पर बनेगा, क्योंकि प्रकाशीय किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, ये कहीं पे काटेंगी नहीं। ऐसा माना जाता है कि इसका प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत पर बनेगा। माना इसलिए जाता है क्योंकि जब प्रकाशीय किरणों को यह पर रख के देखा जाता है तो उसका बहुत ही सूक्ष्म भाग बहुत ही विवर्धित रूप में यानी कि बहुत ही बड़े रूप में हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए ऐसा माना गया है कि प्रकाशीय किरणें जब एफ से वस्तु रखी जाएगी एफ पर तो वो जो है अनंत पे जाकर के कहीं पे मिलती होंगी, जिसके कारण जब अनंत पे जाकर के मिलेंगी तो वहां से हम लोग मुख्य अक्ष को मिलाएंगे तो बहुत ही बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा जो कि इस दर्पण के द्वारा देखना संभव नहीं होगा। इसलिए ऐसा माना जाता है कि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। और वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, ठीक है, और उल्टा होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। वस्तु से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। उसके बाद एक कंडीशन और बनेगी, जब वस्तु मुख्य फोकस, ये ध्रुव है आपका, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। आइए इसको देख लेते हैं। ये आपका है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण का ध्रुव है ये, ठीक है। और ये हो गया अवतल दर्पण का फोकस, ठीक है। और हमें क्या करना है, वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव, अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य रख देना है, ओ डैश। सबसे पहले हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरणों को लेके जाएंगे और इन्हें फोकस से होकर लौटा लाएंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रकाशीय किरणें ऐसी भी होंगी जो क्या होंगी बच्चों, जो यहाँ कहीं पे सी होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सी, जो सी से होकर जाएंगी प्रकाशीय किरणें, उन्हें हम लोग क्या करेंगे, जो सी से होकर जाएंगी प्रकाशीय किरणें वो पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आएंगी। सी से होकर जाने वाली जो प्रकाशीय किरणें होती हैं वो पुनः उसी, सी का मतलब है ये क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र,
वक्रता केंद्र से जाने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आएंगी। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे पीछे की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन दोनों रेखाओं के मध्य दूरी का मान बढ़ता जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि अगर हम लोग इसको पीछे की तरफ इस तरीके से बढ़ा रहे हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, अगर हम लोग इसको पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। और जहाँ जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं से हम लोग इसके मुख्य अक्ष पर लंब गिराएंगे, ठीक है। और लंब जो है आभासी होगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से लंब गिराएंगे हम लोग और इसका नाम दे देंगे आई डैश। कहने का मतलब यही आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यहाँ से हमने आपको बताया जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसके दर्पण की दूसरी ओर बन रहा है। कहने का मतलब, और हम लोग जानते हैं दर्पण के पीछे कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए ये जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी माना जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है, प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और ये आभासी होता है, ठीक है, आभासी होगा, सीधा होगा, ठीक है, और वस्तु से बड़ा होता है। आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। तो ये थी 6 कंडीशन आपकी अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, आगे हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहे हैं और हम लोग आगे हेडिंग लिखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पे सिर्फ 2 कंडीशन है और इन दोनों कंडीशंस को आप लोग ध्यान से समझिएगा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे एक उत्तल दर्पण बनाएंगे, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण का ये हो गया मिडिल पॉइंट जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। यहाँ कहीं पे इसका हो जाएगा फोकस और इससे कुछ दूरी पर यहाँ पे हो जाएगा सी। हमें वस्तु को रखना है अनंत पर। अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो आप लोगों को पता है, हमने पहले ही बताया, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। और हमने आपको नियम बताया था इस दर्पण के लिए कि जो भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी वो क्या होंगी, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। इस तरीके से फोकस से यहाँ पे मिला देना है, यहीं पे इसका हो जाएगा प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, प्रतिबिंब आपका होगा आभासी, प्रतिबिंब आपका होगा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा होगा, ठीक है। इसको बिंदु आकार का भी लिख सकते हैं। और कहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आपका बन रहा है मुख्य फोकस पर, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन हमने आपको बताया कि और उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो 2 कंडीशन में बनता है, 2 दशाओं में बनता है। सबसे पहली दशा होती है बच्चों जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो उसका जो प्रतिबिंब है मुख्य फोकस पर बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा और अत्यधिक छोटा होता है, यानी कि बिंदु आकार का होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे द्वितीय स्थिति में, ठीक है, जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के मध्य, ध्रुव तथा अनंत के मध्य स्थित हो। कहने का मतलब किसी भी बिंदु पर स्थित हो सकती है, जैसा कि हमने इसके पहले वाले दर्पण में यानी कि अवतल दर्पण में बताया था कि P और F के बीच रखने पर कहीं पर दूसरी जगह पर बनेगा, F और C के मध्य रखने पर दूसरी जगह पर बनेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आप लोग P से पहले, ठीक है, P के बाद
और अनंत से पहले किसी भी बिंदु पर रखेंगे तो सभी बिंदुओं पर इसी तरीके से प्रतिबिंब देखने को मिलेगा जैसा हम बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई अन्य स्थितियां यहाँ पे जनरेट नहीं हुई हैं, सिर्फ 2 स्थितियां उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं दोनों स्थितियों में सारी स्थितियां समा गई हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो हमने आपको बताया ये कोई है उत्तल दर्पण, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है ना, यहाँ कहीं पे आपका हो जाएगा F और यहाँ कहीं पे आपका हो जाएगा C। समान दूरी पर होते हैं, यहाँ पे C ले सकते हैं। तो वस्तु को हम लोग P के बाद और अनंत से पहले कहीं पर भी ले सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ कहीं पे स्थित है वस्तु, थोड़ा दूरी नज़दीक कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दिख रहा है, प्रतिबिंब बनाने में समस्या होगी। छोटा दर्पण है इसलिए नज़दीक दूरी होगी। ये तो यहाँ पे हो गया वस्तु ओ डैश। सबसे पहले वही काम करेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे तो ये प्रकाश की किरणें आप परावर्तित होंगी, इस तरीके से लौट आएंगी। इनको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, नियम होता है, पहला नियम वही लगा है, समांतर जाने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें हैं परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, कुछ प्रकाश की किरणें ऐसी भी होती हैं जो कि ध्रुव से जाती हुई प्रतीत होंगी और पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आएंगी। ठीक है ना, और ये दोनों प्रकाश की किरणें देखिए परावर्तित किरणें हैं, एक दूसरे को जहाँ पे काट रही हैं वहीं से हम लोग डाट डाट करके इस पर लंब गिरा देंगे। ध्यान दीजिए, इस पर ये लंब गिरा देना है और यही आपका हो जाएगा प्रतिबिंब आई डैश। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये जो प्रतिबिंब है आई डैश, ये आपका आभासी है। ठीक है, सीधा है और वस्तु से छोटा है। आभासी सीधा और वस्तु से छोटा होता है और प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बन रहा है? P और F के बीच बनता है। एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं हम आपको। हमने आपको बताया कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब है निम्न 2 स्थितियों में बनता है। पहली जो स्थिति है वो थी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, और हमने इसे बताया कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। और प्रतिबिंब किस प्रकार से होगा? आभासी होगा, सीधा होगा और अत्यधिक छोटा यानी कि बिंदु आकार का होता है। और कहाँ पे बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। उसके बाद दूसरी स्थिति हमने आपको बताई कि जब वस्तु ध्रुव और अनंत के मध्य किसी भी बिंदु पर स्थित होगा तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा? प्रतिबिंब P और F के मध्य किसी भी बिंदु पर बन सकता है। और उसके बाद जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक हेडिंग इसके बाद और देखेंगे, और वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए जो भी बची हेडिंग्स हैं, 2-3 हेडिंग्स बच रही हैं, निगमन आपका वही बच रहा है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे और बहुत जल्द ही वो वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दी जाएगी। देखिए हेडिंग है हमारी दर्पण से दूरियां नापने का, दर्पण से दूरियां नापने का चिन्हों का नियम। ध्यान दीजिएगा, दर्पण से दूरियां नापने का चिन्हों का नियम। कहने का मतलब ये है अगर हम लोग किसी भी दर्पण से दूरी नापना चाह रहे हैं तो उसमें किस प्रकार से चिन्ह का प्रयोग करेंगे उसी की चर्चा हम लोग यहाँ पे करने चल रहे हैं। देखिए कोई भी दर्पण हो सकता है, अब हम यहाँ पे अवतल बना दें या उत्तल बना दें, उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये सभी दर्पण के लिए सेम रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी दर्पण इस तरीके से बना दे रहे हैं और आप लोग जानते हैं कौन सा दर्पण है, ये आपका है अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया। अब अवतल दर्पण का ये होता है ध्रुव। ठीक है, जो हम यहाँ से आपको बोलेंगे वो आपको नोट करते हुए चलना है। पहली जो इसका जो पहला रूल है, फर्स्ट रूल होता है, सभी जो दूरियां हैं दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं।
ठीक है। सबसे पहला नियम क्या बताया हमने, जो भी दूरी नापी जाएगी चाहे वो बाईं ओर हो, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर हो, या फिर दाईं ओर हो, या फिर ऊपर की ओर हो, ठीक है, या फिर क्या हो, नीचे की ओर हो, ये जो सभी दूरियां हैं वो कहाँ से नापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। पहला नियम, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। दूसरा नियम है, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर नापी गई दूरियां क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं, यानी कि ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। उसके बाद दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर नापी गई दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। उसके बाद है दर्पण के ध्रुव से ऊपर की ओर नापी गई दूरियां भी धनात्मक होंगी। ठीक है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती हैं। और लास्ट रूल है, दर्पण के ध्रुव से नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, ये था आपका रूल। 5 नियम हैं, एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। पहला रूल है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। दूसरा रूल है, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तीसरा रूल है, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। और उसके बाद चौथा रूल है आपका, दर्पण के ध्रुव से ऊपर की ओर यानी कि वाई अक्ष की धन दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। ठीक है, और दर्पण के ध्रुव से नीचे की ओर नापी गई दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, जिसके कारण हम ये जो वीडियो लेक्चर है इसी पे रोक रहे हैं। इसके बाद जो हेडिंग्स बची हैं ना, 2 हेडिंग्स बची हुई है। एक तो है आपका एफ यू और भी में जो संबंध होता है, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध का निगमन बचा है। उसके बाद रेखीय आवर्धन बचा है। उस दोनों हेडिंग्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इतना आप लोग पढ़िएगा। जो भी समस्या होती है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं। वीडियो आपके पास है, चाहे जितनी बार देख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, ये आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों और मित्रों के साथ शेयर करेंगे, जिससे ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है हमारा वो सफल हो सके। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।